सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं चारुल कौशिक। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने आज SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। जारी की गई अंतिम सूची के अनुसार प्रदेश में 13,39,84,752 मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अंतिम सूची में प्रदेश में 84 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जिसमें 94% से अधिक पुरुष जबकि 45% से ज्यादा महिला मतदाता हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अंतिम मतदाता सूची की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं वो मतदाता फॉर्म 6 भरकर सूची में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि 4 नवंबर 2025 में यूपी में SIR शुरू हुआ था और उसके बाद 6 जनवरी को पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई थी। 3 करोड़ से ज्यादा वोटरों को नोटिस जारी हुआ और SIR का काम 196 दिन चला। उसके बाद 6 जनवरी की ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 96 लाख ज्यादा वोटर थे और अब फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद यूपी में कुल वोटरों की संख्या 13,39,84,752 वोटर है। दी हुई है 55 साहिबाबाद में 82,898। दूसरे नंबर पर है 366 जौनपुर 56,118। तीसरे नंबर पे है 171 लखनऊ पश्चिम 54,822। चौथे नंबर पे है 53 लोनी 53,679। पांचवें नंबर पे है फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 47,757 मतदाताओं में की वृद्धि हुई है। अगर हम नोटिस की बात करें तो नो मैपिंग मिलान ना करने वाले मतदाताओं की संख्या थी 1 करोड़ 4 लाख। मिलान में तार्किक विसंगतियां वाले मतदाताओं की संख्या थी 2 करोड़ 22 लाख, यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 22 लाख। पहला नोटिस 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया। सुनवाई की प्रथम तिथि 21 जनवरी 2026 थी और 100% नोटिस जनरेट करके उनका वितरण कर दिया गया और 27 मार्च 2026 तक सबकी सुनवाई पूर्ण कर ली गई और इस सुनवाई को 403 निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा पूर्ण किया गया। नोटिस सुनवाई केंद्रों की संख्या थी 5,621। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि सुनवाई हेतु आने वाले मतदाताओं को अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को यथासंभव सहायता प्रदान की जाए, जिससे किसी प्रकार की असुविधा उनको ना हो और सुनवाई स्थल पर मतदाताओं को कम से कम समय व्यतीत करना पड़े। मतदाताओं की सुविधा हेतु ERO, ARO द्वारा मतदान केंद्रों पर भी जाकर सुनवाई की गई। इससे मतदाताओं को भी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ी तथा मतदाता सुनवाई हेतु उपस्थित आसानी से हो सके। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा भी मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सहयोग किया गया। तार्किक विसंगति हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि BLO नोटिस को मतदाता अथवा उसके संबंधी को देकर पावती फोटो अपलोड करेगा और संबंध का अभिलेख विगत विशेष प्रकार पुनरीक्षकांश अपनी घोषणा BLO ऐप पर ही अपलोड कर देगा। लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर CM ने कहा कि पहले भारतीय जीवन शैली में समय पर सोना, जागना और संतुलित आहार शामिल था, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल ने स्वास्थ्य चुनौतियां बढ़ा दी हैं। लखनऊ में नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 का भव्य शुभारंभ CM योगी ने कहा। भारतीय जीवन शैली में पहले थी अनुशासित दिनचर्या और संतुलित आहार। प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के साथ ही योग को 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी तेजी के साथ उसका फैलाव किया। दुनिया उसको अंगीकार कर रही है।
अब भारत के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर हम देखते हैं तेजी के साथ इसको लोग आगे बढ़ा चुके हैं। अगर आप भी लोगों को बोलें कि भाई समय पे जगने की आदत डालो, देर रात्रि तक स्मार्टफोन का उपयोग करना बंद करो, अगर आप भी उन लोगों को बोलेंगे, आपके स्तर पर भी इस प्रकार के हैंडबिल प्रकाशित हों, समय समय पर इंटरव्यू हो और इन बातों को लेकर के आप ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। गवर्नमेंट अपने स्तर पर करती है और हम लोग दोनों पक्षों को लेकर के चलते हैं, अवेयरनेस के पक्ष को लेकर के भी, लेकिन साथ साथ इसके उपचार के पक्ष को लेकर के भी। दूसरा, उपचार हो तो कैसे हम सस्ता और सहज कर सकते हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार करा सके। यद्यपि अभी तक ईश्वर की कृपा यह है कि गरीब को हार्ट की बीमारी कमी होती है, क्योंकि उसकी मेहनत और उसका परिश्रम उसको करता है। दूसरा यह है कि अगर किसी को हो ही गया तो उसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा आज के दिन पे है, जो अपना बाईपास सर्जरी भी करा सकता है, एंजियोग्राफी भी करा सकता है, एंजियोप्लास्टी भी करा सकता है। उसमें उसके सामने उतनी चैलेंजेस अब उतनी नहीं रही, लेकिन कार्य क्षमता पे असर तो पड़ता ही है। कैसे हम इसके लिए लोगों को तैयार कर सकें। दूसरा, जब पेशेंट की स्क्रीनिंग होगी और क्वालिटी आएगी तो आप क्वालिटी दे भी पाएंगे, उसको देने में आपके लिए और सरल हो सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में अवश्य कहूंगा कि आप सभी देश भर से और दुनिया से भी तमाम हमारे प्रतिष्ठित इस फील्ड के विशेषज्ञगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां पीड़ा है वहां पीडीए है, जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है और जहां पीड़ा होगी वहां पीडीए होगा, इसलिए पीडीए के पौधे में यहां लगाने आया हूं। इस बयान में पीडीए से आश्रय सामाजिक समीकरणों में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़ा जाता है। बड़े सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, इतने महत्वपूर्ण बातें आप मुझसे करना चाहते हो। मैं तो एक बहुत सामान्य कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आया हूँ। जयपुर, और जयपुर की अपनी पहचान है। जयपुर जहाँ पिंक सिटी के, जो आपने कहा गुलाबी शहर, अगर हम लाल रंग को और सफेद रंग को मिलाएं तो गुलाबी बनता है। हेरिटेज को लेकर के, हार्मोनियस हेरिटेज को लेकर के एक कार्यक्रम करने आया हूँ और यहाँ के वातावरण में साजी विरासत घुली हुई है और जहाँ पीड़ा है वहाँ पीडीए है, जहाँ बीजेपी है वहाँ पीड़ा है और जहाँ पीड़ा होगी वहाँ पीडीए है। तो पीडीए की पौध भी लगाने आया हूँ। ये जो बड़े सवाल आपने पूछे हैं कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर के आई, बीजेपी में एक बात बहुत अच्छी है उनके नेताओं में, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो जो बात कह देते हैं एक बार को, वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है उस तरफ नहीं देखते। कभी उन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी होगी, और मुझे नहीं पता है कि जयपुर में ये बातें रखी होंगी बीजेपी ने कि नहीं, लेकिन आय दोगुनी की बात की थी। लेकिन महंगाई का अगर हिसाब किताब लगाए तो किसान की आय कितनी बड़ी होगी। दूसरा, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म में बहुत आगे है। आपके बगल के शहर में, आगरा में, बीजेपी के लोग कह के गए थे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी टूरिज्म की बना देंगे। अगर आगरा की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है तो जयपुर की तो और ऊपर बन सकती है। लगता तो ये है इन दिनों कि जो डबल इंजन के लोग हैं आगे पीछे नहीं चल रहे हैं, रफ्तार एक दूसरे की नहीं बढ़ा रहे हैं, इनमें कहीं टकराव है, एक ही पटरी पे आमने सामने लड़ रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के वॉशिंगटन दौरे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि ये काम किसी राजनयिक का है, यह सामान्य बात है, उन्हें यह करना चाहिए। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो ऐसा जरूर करते।
किसी भी डिप्लोमेट का ये काम है, तो सामान्य बात है, उन्हें करना चाहिए। उनकी जगह कोई और भी होता तो वो निश्चित तौर पे करता। वो इसी पद पर इसीलिए हैं, उनके पद का काम ही है कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के हित हैं वहाँ संपर्क करना है, बातचीत करनी है। कोई जब नतीजे में चीज़ परिवर्तित होकर आएगी तो हम लोग और ज़्यादा रिएक्शन दे पाएंगे। कानपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने नई स्पेशल यूनिट ब्लैक हॉक का गठन किया है। इस यूनिट में 60 प्रशिक्षित कमांडो शामिल हैं, जिन्हें दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि ये यूनिट त्वरित प्रतिक्रिया दल की तरह काम करेगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करेगी। जवानों को आधुनिक सुरक्षा उपकरण और विशेष ट्रेनिंग दी गई है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई न्यूनतम बल के सिद्धांत पर होगी, लेकिन उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा ने। देखिए खास रिपोर्ट। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ब्लैक हॉक कमांडो यानी क्विक रिस्पांस टीम की यूनिट तैयार की है, जो शहर में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर तुरंत रिस्पांस करेंगी। इस टीम में 60 कमांडो तैयार किए गए हैं, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे। शहर का माहौल बिगड़ने पे ये कमांडो तुरंत रिस्पांस करेंगे और उपद्रव फैलाने वालों और भीड़ को तुरंत काबू में करेंगे। आगे आने वाले दिनों में इस टीम को और भी बढ़ाया जाएगा। एक तरफ जहां यह टीम उपद्रव फैलाने वालों में खौफ पैदा करेगी, वहीं शहर की जनता में सुरक्षा का एहसास भी कराएगी। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबरों का सफर यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने नूर अहमद अजहरी को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। अजहरी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपों से मुकदमा दर्ज है। अजहरी ने भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों को डराने और अतीक अशरफ हत्याकांड को सरकारी साजिश बताया है। नूर अहमद अजहरी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने पूरी कार्यवाही रद्द कर दी है, जिसे खारिज कर दिया गया है। उन्नाव में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले विधायक अनिल सिंह का एक और आक्रामक बयान सामने आया है। उन्होंने विरोधियों को खुला चैलेंज दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मैं सबको आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि घर द्वार बेच के, जमीन जगह बेच के, जेवर बेच के हराने का काम हम लोग कर लो। अगर कहीं जनता ने मुझे फिर विधायक बना दिया तो जो चोर उचक्का है वो पूर्व के अंदर दिखाना पड़िए। ये आप सोच समझकर विरोध करेंगे लोग। ये मद्देनजर रखकर कि अनिल सिंह को या तो निपटा ले जाओ की, वरना थोड़ी बहुत जो दुकानें बची हैं उनका पोकलैंड नहीं पहुंचते, जेसीबी से नहीं पोकलैंड से गिरावट काम करते हैं। 9 साल के दलाली बंद है लोगों के। बड़े बड़े नेता जो अपने आप का लगावत रहे, थाने के बाउंड्री के अंदर ना घुस सकते हैं। हमारे गांव का, हमारे पाठकपुर के छोटे छोटे कार्यकर्ता थाने के अंदर घुस के काम कराने का अपने आप जाते हिम्मत रखते हैं। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा वहां एक तरफा अंतर से जीत दर्ज करेगी और टीएमसी गुंडागर्दी, अराजकताओं से कमजोर हो चुकी है। वहीं अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अवधी और भोजपुरी जैसी स्थानीय भाषाओं से दिक्कत है। साथ ही गगनयान मिशन पर उन्होंने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक तरफा चुनाव जीत रही है। तृणमूल कांग्रेस की कलई खुल गई है। गुंडई, अराजकता, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की आम जनता तृणमूल कांग्रेस से ऊब करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और सबसे बड़ी बात है, जो आंतरिक सुरक्षा है पूरी तरह से डिस्टर्ब है पश्चिम बंगाल की। तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ
पश्चिम बंगाल में आ रही है। बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने सभी वैज्ञानिकों को, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। देखिए अखिलेश जी के पेट में दर्द है, उनको भारत की संस्कृत से, अवध से, भोजपुरी से और सभी लोकल लैंग्वेज से प्रॉब्लम है। वो तो विदेश में पढ़े, उनको भारतीय भाषाओं से, उत्तर प्रदेश की भाषाओं से क्या मतलब है। अयोध्या में वैश्विक शांति के लिए विशेष आयोजन किया गया। पूर्व विधायक विजय जौली के नेतृत्व में दिल्ली अध्ययन समूह के 101 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने हवन और प्रार्थना की। ये योजना अयोध्या में उस समय हुआ जब ईरान, अमेरिका और इजराइल और रूस के बीच वैश्विक तनाव बना हुआ है। प्रतिनिधि मंडल ने विश्व शांति और मानवता के कल्याण की कामना की। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शांति संदेश दिया गया। देखिए, दिल्ली से 101 रामलला के में विश्वास रखने वाले और उनके साथ सिंगापुर से 6 अनुयायी अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने आए हैं। अभी हमने हवन किया है, जिस हवन का उद्देश्य वैश्विक शांति और सद्भाव है, जिसका उद्देश्य अमेरिका, ईरान और इजराइल और रूस और यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति है। विश्व मानवता का कल्याण हो, सद्भाव हो, मित्रता हो और भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमेशा वैश्विक स्तर के ऊपर विकास की राह पर चलता रहे। इसलिए आज सब अनुयायी जो दिल्ली से आज पधारे हैं, ज्ञात रहे हमने 23 अप्रैल 2023 को विश्व की 156 देशों की नदियों और समुद्रों के जल से प्रभु श्री राम के मंदिर का जलाभिषेक किया था। अगली खबर बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र से है, जहां मंदिर दर्शन करने जा रही मंगेतर को बाइक सवार 5 बदमाशों ने डरा धमकाकर अगवा कर लिया और बाग में ले जाकर पांचों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने युवती का अश्लील वीडियो भी बना लिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 5वें की तलाश जारी है। मुंडेरवा में एक पीड़िता द्वारा दुष्कर्म की घटना की एप्लीकेशन दी गई। इस एप्लीकेशन पर तत्काल पुलिस द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए मौका मुआयना किया गया। पीड़िता की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत पीड़िता का तत्काल जो एप्लीकेशन दी गई थी उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पीड़िता का मेडिकल और बयान अंकित किया गया। इस क्रम में 4 टीमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बनाई गई और उनके द्वारा बनी गई टीमों द्वारा सर्विलांस की मदद से 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। खबर सीतापुर के कोतवाली देहात से है, जहां ब्लड बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने मारी। बैंक कर्मचारी को जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी व लाइसेंसी रिवॉल्वर को बरामद कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। को थाना कोतवाली देहात को देर रात जरिए 112 सूचना प्राप्त हुई कि नेपालापुर स्थित एक ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन ने आत्महत्या कर ली है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए कोतवाली देहात की टीम और फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और साक्ष्य संकलन में ये फैक्ट प्रकाश में आया कि ब्लड बैंक के संचालक के पुत्र शिवेश सिंह के द्वारा लैब टेक्नीशियन सतीश यादव को गोली मारी गई है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर के जब पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया ये तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर जैसे डिसऑर्डर से ग्रसित है और इनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई समस्या नहीं है। कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र मोरवन गांव में एसिड अटैक में एक युवती की मौत हो गई, जबकि उसकी मां की हालत गंभीर है।
हमलावर रात में छत के रास्ते घर में घुसे और सो रही मां बेटी पर एसिड फेंक दिया। एसिड डालने के बाद वे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गए। मां बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन जाग गए। जब वे कमरे में पहुंचे तो देखा कि दोनों बुरी तरह झुलस चुकी थी। परिजन उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में युवती की मौत हो गई, जबकि मां की हालत नाजुक बनी हुई है। मां बेटी पर एसिड अटैक क्यों हुआ, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। मां बेटी पर एसिड अटैक का मामला गंभीर रूप से झुलसी काजल की इलाज के दौरान मौत। मौके पर डीआईजी गोरखपुर शिव सिंपी चंपा मौजूद। थाना क्षेत्र रामपुरा के मुरवन इमलिया गांव में अभिषेक यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव के द्वारा एक तहरीर दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी बहन रात्रि में 1:30 बजे के आसपास अपने घर में सो रही थी। उस समय किसी के द्वारा जो है ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया और उसके पश्चात जो है इनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे मृत्यु हो गई है। तहरीर में इनके द्वारा 2 व्यक्ति पे जो है शक जाहिर किया गया है, जिनका नाम अभिमन्यु यादव है और छोटू कुशवाहा है। पुलिस की जो है 5 टीमें लगी हुई हैं। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी के पश्चात जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है सर, अगर घर में सो रहा व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है तो स्थानीय पुलिस किस तरह? देखिए, इसमें जो है घटनास्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है। सभी एंगल पे जो है जांच की जा रही है कि आने का रास्ता क्या था, जाने का रास्ता क्या था। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है, विधिक रूप से कार्रवाई। सर, इलाज के दौरान किसी की मौत हुई? जो इनकी बहन है आवेदक की वादी की, उनकी सिस्टर की जो है मृत्यु हुई है। सुसंगत धाराओं में 302 में अभियोग पंजीकृत। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया भर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।